कहते हैं जी हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है और आज से 100 साल पहले भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिस हालात से हम आज गुज़र रहे हैं। आज से तकरीबन 100 साल पहले 1918 में एक ऐसा पैंडेमिक आया था जिसने काफ़ी ज़्यादा जानें ली। उसका नाम था जी स्पेनिश फ्लू और स्पेनिश फ्लू ने पूरी दुनिया में तबाही फैलाई और उसकी वजह से पूरी दुनिया में जो है वो काफ़ी ज़्यादा हलाकतें हुई। और आज हम उन 2020 में उसी उन्हीं हालात से हम आज जो है उनका सामना कर रहे हैं और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस कोविड-19 की जो डिज़ीज़ है वो फैली हुई है और पूरी दुनिया का जो है कारोबार जो है इस वक्त मुतासर है। हर जगह पर हलाकतें हो रही हैं और हर जगह पर जो है ये फ्लू जो है वो फैल रहा है और कुछ जगहों पर वो उस तरह नहीं फैल रहा लेकिन अभी भी उसकी जो है असरात अभी भी मौजूद हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा हुआ और पाकिस्तान में भी जो है वो कोरोना वायरस जो है वो अर्ली ऑन जब आया तो उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन हमने देखा कि कुछ अरसे पहले इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया और उनकी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हलाकतें अब शुरू हो चुकी हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक प्रोग्राम करें जिनमें हम जो डॉक्टर्स हज़रात हैं, जो उस वक़्त इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं, उनसे पूछा जाए कि सिचुएशन वहाँ पर कैसी है? और इसी वजह से मैंने आज जो है वो दावत दी है डॉक्टर मोहम्मद रियाज़ को और वो हमें बताएँगे कि एक्चुअल सिचुएशन कैसी है। तो डॉक्टर साहब थोड़ा-सा अगर आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें तो। जी, मैं डॉक्टर रियाज़ हूँ, ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ यहाँ पे रावलपिंडी में। हुँ, तो ये मेरा मुख्तसर सा तारुफ़ है। जी, जी। तो हाँ। कैसा चल रहा क्या सिचुएशन है इस वक़्त पाकिस्तान में इस पैंडेमिक की? क्योंकि ज़ाहिर है पूरी दुनिया में ये पूरी दुनिया में जो तबाही फैला चुका है, तो अब जी, जो जी। पाकिस्तान में भी सुना है कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो क्या सिचुएशन है? आप तो डेली बेसिस पे इन चीज़ों से डील कर रहे होंगे। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं जैसा कि आपने कहा कि कंडीशन जो है वो इस वक़्त काफ़ी तशवीशनाक है, स्पेशली जब से लॉकडाउन में नरमी की गई है। हुँ, ईद के बाद से केसेज़ में एक्यूट सर्ज आई है और कंडीशन अब है सीरियस है काफ़ी। डेली काफ़ी केसेस हो रहे हैं, पहले तो कम थे लेकिन अभी सीवियर और क्रिटिकल केसेस में भी इज़ाफ़ा हुआ है। सही। तो क्या कहते हैं कि आप जो जो डॉक्टर्स हज़रात हैं मीन्स कि हर जगह पर अगर मैं यूके की एग्ज़ाम्पल लूँ जहाँ पर मैं रहता हूँ अगर वहाँ यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक साइंटिफिक एडवाइस होती है जो कि आप गवर्नमेंट को एडवाइस करती है कि क्या-क्या करना चाहिए। क्या पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा सिस्टम है या डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी राय देते हैं गवर्नमेंट को कि इस तरह जो है वो आप चीज़ें करें ताकि जो है इसका जो इन्फेक्शन रेट है वो कम हो या कोई ऐसा डेटा मैकेनिज़्म है जहाँ पर वो डेटा जो है वो कलेक्ट हो रहा है और फिर उसके लिहाज से जो है वो जितनी भी प्रोजेक्शंस है वो की जा रही हैं। कोई कुछ ऐसा सिस्टम है या ऐसा मैकेनिज़्म है वहाँ पर? जी बिल्कुल, ऐसा एग्ज़ैक्टली ऐसा है जो इंस्टीट्यूट है एनआईएच, वो डायरेक्टली रिपोर्ट करता है एनडीएमए को। हुँ, हुँ। और एनडीएमए में जैसा कि आपको पता है कि उनकी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, फ्रीक्वेंट मीटिंग्स होती हैं। वहाँ पे सारा डाटा जाता है और ये शुरू से डे 1 से ये लोग कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे चाइनीज़ मॉडल को फ़ॉलो कर रहे हैं। हुँ, हुँ। क्योंकि शुरू से ही चाइनीज़ टीम्स आई थी, उन्होंने वर्कशॉप्स की, डेमोन्स्ट्रेशंस दी, ट्रेन किया लोगों को, गाइडलाइंस दी, पब्लिश्ड गाइडलाइंस हैं उनकी, बड़ी अच्छी हैंडबुक है एक, जो कि अलीबाबा क्लाउड के ऊपर भी अवेलेबल है इंग्लिश ट्रांसलेशन में। तो हुँ, वो हुँ। काफ़ी कम्प्रिहेंसिव चीज़ें हैं उसमें, डिफरेंट लेवल्स और सेवेरिटी के मुताबिक ट्रीटमेंट और प्लान वो इन्होंने गाइड किया था। हॉस्पिटल्स अलहदा से एलोकेटेड हैं और बाकी पेशेंट्स के लिए अलहदा से है, लेकिन कोविड के लिए स्पेसिफिक चाइनीज़ गाइडलाइंस को फ़ॉलो करते हुए अलहदा से है वो। हुँ। एक चीज़ जो अक्सर जो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि लॉकडाउन को ईज़ किया गया पाकिस्तान में और अभी जो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो डॉक्टर्स का क्या रद्द-ए-अमल था इसके बारे में कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर यहाँ पर देखें तो लॉकडाउन इस वजह से किया गया ताकि जो हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, जो नेशनल हेल्थ सर्विस है, वो कम से कम उस पर प्रेशर पड़े। और पाकिस्तान का अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो वहाँ पर तो हेल्थ सिस्टम बहुत ही ज़्यादा जो है वो आप कहते हैं कि वीकर सिस्टम है।
तो अगर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है तो क्या पाकिस्तान के पास इतनी प्रिपरेशन है? क्या डॉक्टर्स वगैरह के पास पीपीई या जितना भी इक्विपमेंट है उनके प्रोटेक्शन के लिए, वो क्या अवेलेबल है, या फिर समझते हैं कि डॉक्टर भी इन्फेक्ट हो रहे हैं और फिर वो आगे लोगों को इन्फेक्ट ज़्यादा कर रहे हैं? कुछ इस तरह की सिचुएशन है पाकिस्तान में? हाँ, आपने 2-3 चीज़ें मेरे से पूछ ली। पहली चीज़ तो ये कि डॉक्टर्स का इसमें क्या रिस्पॉन्स था हुँ, इनिशियली। उसमें मैं कहूँगा मिक्स्ड रिस्पॉन्स था, क्योंकि जो लोग ये समझते हैं कि हम सिर्फ डिज़ीज़ के अलावा भी बाकी चीज़ों को से हमने करना है, बीइंग स्ट्रगलिंग या डेवलपिंग कंट्री, तो वो उनका तो ये था कि बिल्कुल ठीक है, स्मार्ट लॉकडाउन या फिर सेलेक्टिव लॉकडाउन इसको कह दें, हुँ, वो ठीक है। लेकिन उसमें डेफ़िनेटली ऐसी काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर है डॉक्टर्स का, ये हेल्थ केयर वर्कर्स का, जो समझते थे कि स्ट्रिक्ट होना चाहिए ताकि हमारे ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर उस तरह से प्रेशर ना पड़े। हुँ। और दूसरा क्वेश्चन आपने क्या पूछा आपने दूसरा क्वेश्चन? जो पीपीई जो है, स्पेशली जो पीपीई पर्सनल हाँ, एग्ज़ैक्टली। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है। पीपीई का इशू शुरू में आया था बिल्कुल। शुरू हुँ, में एक्यूट शॉर्टेज थी क्योंकि एक नई चीज़ थी। हम नहीं लोग थी। इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी उस तरह से प्रिपेयर्ड नहीं थे। हुँ, लेकिन अभी तो आपको पता है कि पाकिस्तान पीपीई दुनिया को सप्लाई कर रहा है। हमारे पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आ रहे हैं, प्रोडक्शन के आ रहे हैं। तो अभी तो जो पीपीई है वो अवेलेबल है, और ये इसको काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइन किया गया है। स्पेसिफिकली जो फ्रंट लाइन पे हैं, जो कि सैंपल कलेक्शन, आइसोलेशन एरियाज, हुँ, हुँ, कोविड वार्ड्स, हुँ, हुँ, उसके अलावा आईसीयूज, हुँ, हुँ। इंटेंसिव केयर यूनिट्स जो हैं, वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए तो स्पेसिफिकली अवेलेबल हैं, वो की गई अवेलेबल। सही। तो ये अगर जनरल गाइडलाइन क्या है जो पाकिस्तान में फ़ॉलो की जा रही है, कि लोगों को बताना है या उस उनकी जो अवेयरनेस है कि अगर समबडी कैच इट समहाउ, तो क्या सिचुएशन है? क्या गवर्नमेंट की क्या एडवाइस है, क्या गाइडलाइंस हैं कि ये चीज़ें करें, तो फिर वो उससे रिकवर अच्छे तरीके से हो सकते हैं इस कोविड-19 से? जी, बिल्कुल। इसमें देखें, आपको पता है गवर्नमेंट की जो एडवाइस है, वो तो ये है कि घबराना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, सही है। ठीक है? और लिटरली स्पीकिंग बिल्कुल ऐसा ही है कि जो कोविड पॉज़िटिव आ जाता है, हुँ, हुँ, उसको हम कहते हैं कि आपने बिल्कुल पैनिक नहीं करना। बिल्कुल, आपने अपने मेंटल हेल्थ को स्टेबल रखना है, बिल्कुल। अपनी साइकोलॉजिकल वेल-बीइंग को लुक आफ्टर करना है। हुँ, हुँ, ये सबसे पहली चीज़ आती है जो कि उसकी रीअश्योरेंस में आती है। हुँ, उसके बाद जो बाकी चीज़ें आ जाती हैं, वो फिर ये है कि आपने सेल्फ आइसोलेट करना है अपने आप को। ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इससे सोसाइटी के लोग भी महफूज़ रहते हैं। हुँ, हुँ, आपने पीपीई यूज़ करनी है, मास्क यूज़ करने हैं, रेगुलर हैंड सैनिटाइज़ेशन करनी है, हाथों को धोना है। अ, उसके बाद जो हम नेक्स्ट चीज़ बताते हैं, उसमें ये है कि आप हाइड्रेशन बेहतर रखें। हुँ, हुँ, वाटर इनटेक, फ्लूइड इनटेक वो अच्छी रखें, हुँ, बैलेंस डाइट हो, हुँ, लाइट एक्सरसाइज हो। ये वो जनरल प्रिकॉशनरी मेजर्स जो कि हम हर पेशेंट को बताते हैं ये, सही। बिसाइड मेडिसिन। ठीक। तो क्या पाकिस्तान में मेडिकेशन के हवाले से क्या गाइडलाइंस हैं कि आप कौन-सी मेडिकेशन जो है वो ले सकते हैं? अम, जो जो जनरल जो जो गाइडलाइन है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक यंग बंदे को हो जाता है, तो वो कौन-सी मेडिकेशन जो है वो यूज़ करे तो उसके लिए जी बेहतर बिल्कुल। होगा? जी बिल्कुल। इसको इसको समझने के लिए देखें, आपको ये ज़रूरी है कि आपको पता हो कि इसकी कैटेगरीज़ क्या-क्या हैं डिज़ीज़ हुँ, की। हुँ, देखिए, कोविड पॉज़िटिव पेशेंट जो है वो एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है। हुँ, कोई अलामात ना हो, उसका नेज़ोफेरिंजियल स्वैब लिया गया है, वो पॉज़िटिव आ गया है, तो वो बाकी उसको ऐसा कुछ नहीं है। हुँ, इस तरह के पेशेंट को आपने आइसोलेट करना है, हुँ, और उसको बाकी जो प्रिकॉशंस बताई वो करनी है। उसके अलावा जो बाकी पेशेंट्स हैं उसमें माइल्ड हैं, जिनको सिर्फ बॉडी एक्स हैं। हुँ, हुँ, उसके बाद मॉडरेट सिम्पटम्स हैं जिसमें फीवर आ जाता है, और कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम की कंप्लेंट्स आ जाती है। फॉर एग्जांपल थ्रोट पेन या कफ आ हुँ, जाती है, हुँ, थ्रोट इरिटेशन, नोज इरिटेशन आ जाती है। हुँ, और उसके बाद फिर आते हैं सीवियर केसेस। सीवियर केसेस के अंदर पेशेंट जो है वो उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। हुँ, उसकी एक्सरे या सीटी स्कैन के ऊपर फाइंडिंग्स होती हैं।
हम्म, और वो ऑक्सीजन डिपेंडेंसी भी उसकी फिर होती है। हम्म, और उन सीवियर के बाद आते हैं क्रिटिकल केसेस। अब जी, हर एक की मैनेजमेंट थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट है और ये मैनेजमेंट अप होती जाती है। हम्म, अब इन केसेस की बात होगी, अभी उसके बाद कर लेते हैं इनकी ट्रीटमेंट की बात। जो हम्म, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं उसमें बताया कि उसमें आइसोलेट करना है, हम्म, उसमें हैंड वॉशिंग है, पीपीई है, पीपीई में मास्क ही है उसका। हम्म, और उसके बाद फिर बैलेंस डाइट, हाइड्रेशन, एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज, ये सिर्फ एसिम्प्टोमेटिक केसेस के लिए। हम्म, माइल्ड केसेस में जो है वो इन चीजों के साथ ऊपर क्योंकि उसको बॉडी एक्स होंगी और स्लाइट फीवर की स्पाइक्स उसमें कभी हम्म, कभी आएंगी, परसिस्टेंट फीवर नहीं होगा। तो माइल्ड केसेस में फिर साथ पैरासिटामोल का रोल आ जाता है, हम्म, एंटी एलर्जिक्स का रोल आ जाता है। सही, और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मॉडरेट केसेस। हम्म, मॉडरेट केसेस में फिर रोल आ जाता है एंटीबायोटिक्स का, क्योंकि एंटीबायोटिक, इसमें हम सुपर सुपर एडेड नमूनिया या सुपर एडेड इन्फेक्शन को हम लुक आफ्टर कर रहे होते हैं कि वो चीज ना हो जाए। हम्म, एंटीवायरल्स भी इस स्टेज के ऊपर दी जा सकती हैं अगर मॉडरेट केस है। हम्म, जो सीवियर केसेस हैं तो सीवियर केसेस के अंदर फिर फुल फ्लेज आप ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, जिसमें आपके पास प्लाज्मा फेरेसिस की या प्लाज्मा एक्सचेंज की ऑप्शन भी होती है, हम्म। चलिए और सर, हम उसको हम ऑक्सीजन बाद भी में, दी जाती है। जी, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, और क्योंकि ऑक्सीजन भी दी जाती है, ऑक्सीजन भी दी जाती है, और सीवियर केसेस को फिर कोशिश होती है कि वो इंडोर मैनेज हो, हॉस्पिटल्स में मैनेज हो। मॉडरेट केसेस यूजुअली हॉस्पिटल में और इससे ऊपर वाले केसेस फिर उसमें करते हैं। तो क्रिटिकल केसेस वो होते हैं जो कि जिनको मैकेनिकल वेंटिलेशन या उसकी सपोर्ट होती है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर पेनाडोल और पेन किलर्स अर्ली ऑन जो है, अगर आपके पास सिम्टम्स हैं, तो आई थिंक दीज आर गुड मेडिकेशन अर्ली ऑन, जो आप 7 दिन की जो जी बिल्कुल, लेते हैं, जी बिल्कुल। और फिर बाकी जाके, सारी केयर के साथ, बाकी सारी केयर के साथ ये बेहतर है। सही। अच्छा, जी। एक चीज जो जो यहाँ पर भी शुरू शुरू में हुई, वो ये थी कि हर्ड इम्यूनिटी का एक कॉन्सेप्ट जो है वो इधर एस्टेब्लिश किया गया, कि सबको होने दें, और जो जिंदा रहेगा वो जिंदा रह जाएगा, अ, जो फिर मर जाएगा फिर वो मर जाएगा, विच इज बहुत ज्यादा जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर वो भी यही बात करते थे कि शायद हर्ड इम्यूनिटी इज अ गुड थिंग, कि खुद ही जो है इम्यून सिस्टम जो है वो अ, ठीक हो जाएगा। और कई ममालिक में जो है वो ये चीजें अपनाई भी गई, जैसे कभी स्वीडन में जो है वो कोई इस तरह स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं हुआ, तो पाकिस्तान में भी इसी तरह की एक चीज है हर्ड इम्यूनिटी। क्या पाकिस्तान हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहा है, या फिर अभी इस पर सोच अभी चल रही है कि इसको जो है वो कंटेन ही किया जाए? बिल्कुल, हर्ड इम्यूनिटी जो है ये एक डिबेटेबल चीज है। हम्म, पहले इसको समझ लिया जाए कि हर्ड इम्यूनिटी क्या है। हम्म, वो आप इस तरह से समझ लें कि डार्क एजेस में जब किसी जगह पे इन्फेक्शन होती थी, फॉर एग्जांपल हर्ड कहते हैं ये बकरियों के, हम्म, भेड़ बकरियों के रेवड़ को कहते हैं। ले- तो जब उनमें इन्फेक्शन होती थी तो वो एक से लेके आखिरी बकरी तक सबको एक दफा इन्फेक्शन होती थी। हम्म, तो उनमें से जो फिट बकरियां होती थी हम्म, वो बच जाती थी। हम्म, नेचुरल सिलेक्शन का सिस्टम जो था वो नेचर का जो था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिस्टम वो इस पे एक्ट करता था। हम्म, जो फिट होती थी वो बच जाती थी, बाकी जो थी वो बस अल्लाह को प्यारी हो जाती थी। तो हम्म, इस चीज को कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। हम्म, तो ये कंसेप्ट तो बहुत डेंजरस है। हम्म, और इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर अगर आप जाएं तो जो डेथ रेट इस पे कैलकुलेट किए गए हैं वो हम्म, ठीक ठाक ज्यादा है। वो हम्म, पाकिस्तान बिल्कुल भी हर्ड इम्यूनिटी की तरफ नहीं जा रहा। हम्म, लेकिन जो सिचुएशन बन रही है और हम्म, जिस तरह से इन्फेक्शन रेट पाकिस्तान नहीं, अमेरिका, इवन साउथ अमेरिका में ब्राजील और यूरोप में जिस तरह से फ्रांस इटली में स्प्रेड हुआ, हम्म, तो लग इसी तरह ही रहा है कि चीजें हार्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएंगी, क्योंकि जब तक वैक्सीनेशन नहीं आएगी बिल्कुल, ये इन्फेक्शन तो चलती रहेगी। जी। वही चीज के यहाँ पर भी जो है शुरू में यही रखा गया कि इसको हर्ड इम्यूनिटी करते हैं। फिर हुआ कुछ यूं कि इटली की तरफ से कुछ जो खबरें आई कि वहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है वो कम्प्लीटली कोलैप्स कर गया। और फिर यहाँ पर डिबेट हुई कि हम जो है वो 2 वीक्स बिहाइंड है, तो उन्होंने इधर जो है वो एक अप्रोच यूज की गई कि
इसको कंटेन किया जाए जितना हम कंटेन कर सकते हैं, और फिर जो है आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को खोल के, जो कि एक जो चाइना का मॉडल था या पूरी दुनिया में जहाँ भी है, अगर आप 1918 का स्पेनिश फ्लू भी देखें, तो मैंने कुछ जो अखबारों के तराशे थे वो देखे कि वहाँ पर भी जो है वो लॉकडाउन को जो है वो किया गया और लोगों को रोका गया कि कम से कम इसका फैलाव। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान में अगर ऐसा नहीं हो रहा और पाकिस्तान में सीरियस हैं कि जो है वो उसको कंटेन किया जाए ताकि लेस प्रेशर पड़े जो हमारे हेल्थ सिस्टम पर, और इसी तरह चीज़ें आगे बढ़ें। तो मैं बिल्कुल आपके देखें, जी, जी, बोलें। पाकिस्तान में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो है वो तो किया गया है, वो ऑलमोस्ट 20th या 23rd फरवरी 23rd मार्च ऑनवर्ड ईद तक या 15th मई तक जो है 1.5 से 2 महीने तकरीबन लॉकडाउन तो था, ठीक ठाक लॉकडाउन था, जिसमें ट्रांसपोर्ट ऑलमोस्ट बंद थी। सारे प्रोविंसेस ने लॉकडाउन कर दिया था। हुँ, और मे बी जो हम कह रहे थे कि हम इटली से 2 वीक्स पीछे हैं, वो थोड़ा सा टाइम डिले इस वजह से हुआ कि वो लॉकडाउन काफी इफेक्टिव था। उसके बाद हम लॉकडाउन को में नरमी की तरफ आए, इसको आहिस्ता आहिस्ता लिफ्ट करने पे आए, तो फिर केसेस में सर्ज आई। हुँ। तो अब जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, आप क्या कहते हैं कि जो जो सिचुएशन है वो अब आगे हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है, क्या अब हम पीक से गुज़र रहे हैं या पीक अभी आनी है? क्या कहाँ पर हैं हम इस वक़्त पाकिस्तान में? जो डाटा को एक्सट्रपोलेट करके कैलकुलेशंस की गई हैं, उसमें 15th जुलाई कुछ स्टडीज में और कुछ में मिड अगस्त 14th अगस्त मतलब इंडिपेंडेंस डे हमारा, हुँ, उसको पीक कहा जा रहा है, उस डेट पे पीक कहा जा रहा है। अभी पीक की तरफ हम जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो इसका बिगेनिंग। अभी मतलब है अभी अभी हम पहुँचे नहीं हैं, क्योंकि जो हमारे वज़ीर हैं फवाद चौधरी साहब, क्योंकि वो बता रहे थे कि शायद हम 15 अप्रैल को जो है 15 अप्रैल या फिर 15 मई को जो है वो हमारी जो पीक जो है वो आ चुकी है। शायद इसी वज़ह से लॉकडाउन भी खुला कि वो 15 के बाद भी जो केसेस शायद उस तरह नहीं है। तो शायद ये भी एक वजह थी कि लॉकडाउन खोला गया कि हमने समझा कि जो है वो पीक जो है वो आ चुकी है और अब इतना खतरा नहीं है पाकिस्तान में। क्या कहेंगे? क्या अब बिल्कुल मिसकैलकुलेशंस भी हैं इसमें, क्योंकि जिस तरह से वो था कि हम 2 हफ्ते पीछे हैं हुँ, इटली से, तो हुँ, वो 2 हफ्ते की बजाय हम तो 1 महीना आगे चले गए, लेकिन उस तरह का डेथ रेट आपने देखा कि नहीं नहीं, आया। इवन अभी भी उस तरह हुँ, का बिल्कुल नहीं है। हुँ, तो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं। हुँ। तो अच्छा ये ये है सिचुएशन, इसमें डिफरेंट कैलकुलेशंस और वो मिसकैलकुलेशंस साथ साथ चल रही हैं सारी। जी, चलिए एक आगे जो चलते हैं, और एक जो चीज़ जो लोग अगर जैसा कि हमने कहा कि इम्यून सिस्टम पे जिनके अच्छे हैं, वो इस वायरस से जो है वो महफूज़ हैं इतने ज़्यादा, उन पर मसला नहीं है, बच्चे भी जो हैं उनमें शामिल हैं। तो जो जिन बंदों का इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है या कोई भी अंडरलाइन हेल्थ कंडीशंस हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी तरफ से या डॉक्टर्स की तरफ से कि क्या उनको करना चाहिए टू एनहांस द इम्यून सिस्टम, और किस तरह जो है वो अ, उस वायरस से जो है वो बच सकते हैं या अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके? देखें, इसके लिए तो जो है वो जितनी भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो तो सारी की सारी वो जी, लें, वो तो मास्क यूज करें, हुँ, 6 फीट सोशल आइसोलेशन, फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग वो करें। उसके साथ जब आपका पॉजिटिव आ जाता है, हुँ, तो हुँ। बेशक आप एल्डरली हैं, क्योंकि इसमें एल्डरली का भी रिकवरी रेट कुछ ना कुछ तो है। जी, बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ नहीं बल्कि ठीक ठाक है, ऑलमोस्ट उनके अंदर भी 80% रिकवरी रेट है, 70 to 80% वो भी रिकवर कर जाते हैं, 20-30% उनमें मोर्टेलिटी है। उसमें भी पहली चीज उसी तरह ही है कि उनको बताया जाए कि पैनिक नहीं करना, रीएश्योरेंस उनको दी जाए, क्योंकि ऐसे केसेस देखे हैं कि एसिम्प्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव है, हुँ, हुँ। कोई सिम्टम नहीं है, कोई लेकिन साइकोलॉजिकली बिल्कुल डाउन जा चुके हैं वो लोग, हुँ, कि जी बस हमारे आखिरी दिन आ गए हैं, तस्बीह पकड़ ली है, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, बिस्तर से उठ नहीं रहे, दिन में 2 चम्मच यखनी के खा लिए तो बस इतना काफी है। तो वो स्टेज ना उन पे आने दें, हुँ, उनको बताएं कि पैनिक नहीं करना, हुँ। होप दें, शिफा अल्लाह ताला की जात देने वाली है। तो नई चीज है, नई डिजीज है, इसमें नई नई चीजें डिस्कवर भी हो रही हैं, नया डाटा आ रहा है, उसके मुताबिक ट्रीटमेंट गाइडलाइंस डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट चेंज हो रही है। आई थिंक मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है लोगों की,
क्योंकि लोग अब ज़ाहिर है इस चीज़ का अभी ट्रीटमेंट है नहीं कोई, और एज़ सच अभी ट्रीटमेंट पे बात करेंगे हम जो अभी अवेलेबल है, लेकिन एज़ सच जो वैक्सीन जिसे कहते हैं कि वो एक बन जाए जो सबके लिए हो और वो फिर वर्क करे, ऐसी कोई चीज़ अभी तक हमारे पास है नहीं। तो उसमें मैं पूछूँगा कि आप जो ये वैक्सीन जब तक नहीं है, तब तक जो है वो किस तरह हम जो है इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं या कंटेन कर सकते हैं? किस तरह ये सारा सिलसिला हो? देखिए, आपने आपने मेंटल हेल्थ की और उसकी बात की, पहले मैं उस पॉइंट को थोड़ा सा एड्रेस कर दूं हुँ, कि हुँ। इसमें देखें, जब आपके एल्डरली, आपके पेरेंट्स या बड़ों में, बुजुर्गों में से कोई हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, क्योंकि उनको माइल्ड से मॉडरेट केसेस को ही हॉस्पिटल में ले लिया जाता है, क्योंकि उन पे हमारी अटेंशन थोड़ी सी ज्यादा होती है। हुँ, हुँ। तो उसमें उनकी मेंटल हेल्थ किस तरह से इफेक्ट होती है कि वो एक ऐसी चीज से गुजर रहे होते हैं कि वो एक आइसोलेशन वार्ड में होते हैं। हुँ, हुँ। वहां पे जो भी उनका अटेंडेंट जाता है वो सॉर्ट ऑफ पूरी पीपी पूरी उसने पहनी होती है, हुँ, लेवल लेवल 2 प्रोटेक्शन के साथ वो जाता है। तो वो हुँ, ऐसे ही लगता है कि भूत कोई उसके पास आ गया है, या हुँ, कोई मतलब शायद कोई मलकल मौत आ गया उनके पास। तो वो एक अजीबोगरीब सी सिचुएशन होती है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी उनका ये है कि उनको जो है वो रीअश्योरेंस दी जाए, उनको बताया जाए कि आपने पैनिक नहीं करना। हुँ, हुँ। सही। और दूसरा ये कि इतनी गर्मी में काम करना डॉक्टर्स के लिए और पूरा पीपीई पहनना, और जून की गर्मी जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होती है, तो किस तरह डॉक्टर्स किस तरह कोप कर रहे हैं? आई मीन के हैट्स ऑफ टू यू गाइज़ कि आप एवरी डे जो है वो काम करते हैं फील्ड में। तो किस तरह? उसमें उसमें हुँ, जो है, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स जिनको 8-8 आवर्स की या 12-12 आवर्स की शिफ्ट हुँ, पे वो पूरी पीपीई पहनना पड़ती है, उसमें आजकल काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इसमें कुछ पीपीई जो हैं बल्कि ब्रीदेबल नहीं है, तो हुँ, उसमें पसीना और स्वेटिंग वो काफी स्वेटिंग। ज्यादा आ जाती है। हुँ, तो उसमें जो ऐसी जगह के ऊपर हैं, ऐसे वार्ड्स में हैं जहाँ पे एयर कंडीशनिंग उस तरह की नहीं है, हुँ, हुँ, तो उनको ठीक-ठाक मुश्किल हो रही है। इवन मास्क पहनते हुए भी आपको फेस पे और काफ़ी स्वेटिंग हो जाती है। सही। ग्लासेस के ऊपर और मास्क के ऊपर भी आपको काफ़ी हो जाती है। प्लस एडिशनली जब आप पीपीई पहनते हैं तो वो ब्रीदेबल यूजुअली नहीं है। हुँ, हुँ, तो उसमें भी इश्यूज़ ठीक-ठाक आ रहे हैं। सही। और ये एक स्पेशली जो फ्रंट लाइन पे है ना, हुँ, जो कोविड को डील कर रहे हैं, वो हुँ, उनके लिए ठीक-ठाक मुश्किल है। जी। तो एक और जो क्वेश्चन है मेरे में आपके आपके लिए मेरे पास, वो ये है कि ट्रीटमेंट्स का ज़िक्र तो आपने किया थोड़ा-सा, लेकिन एक चीज़ जो पाकिस्तान में अक्सर मैंने देखी है, और वो ये है कि मिसयूज़ ऑफ ड्रग्स, कि हम लोग खुद डॉक्टर बन जाते हैं और बिल्कुल। हम मेडिकल स्टोर पर जाएँगे और कोई दवाई उठा लेंगे, और मेडिकल स्टोर वाला भी नहीं पूछेगा कि हाँ, आपने आपको क्यों चाहिए ये दवा, और ये दवा के बड़े कॉन्सिक्वेंसेज़ हो सकते हैं। तो इस पे कोई ऐसा अब, क्योंकि अब हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की। तो क्या जो जो यहाँ पर जो एडवाइस देती है जो डॉक्टर्स एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट को, क्या ऐसी कोई बात चल रही है कि इनको रेगुलेट किया जाए, और ऐसी चीज़ें जो जो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर जो है वो कोई भी दवा जो हेवी डोज़ ड्रग्स होती हैं वो ना दी जाए? बिल्कुल, देखिए, ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन पाकिस्तान में है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम या स्पेसिफिकली मेडिसिन्स या ड्रग्स उस तरह से रेगुलेटेड नहीं है, हुँ, जो कि एक सीरियस इशू है, जिसके हमने काफ़ी इफ़ेक्ट्स देखे कि जो भी मेडिसिन जिसका भी नाम लिया जाता है, एज़ोमैक्स का नाम लिया गया, वो हाँ, शॉर्ट हो गई, वो श्योर। क्लोरोक्विन का नाम लिया, वो शॉर्ट हो गई। ऑल्दो क्लोरोक्विन की जो ट्रीटमेंट थी उसको एनेक्डोटल कह दिया गया कि हुँ, ये तो इसका एविडेंस ही नहीं है, उसके बगैर ही थी। हुँ, एंटीवायरल्स जो थी वो शॉर्ट हो गई, ऑक्सीजन सिलेंडर वो शॉर्ट, मास्क वो शॉर्ट। हुँ, तो बेसिक इसमें मुख्तलिफ माफियाज कार्टेल्स के जो हैं वो वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं। हुँ, प्लस अनफॉर्चुनेटली उस तरह से रेगुलेटेड नहीं है। ये अच्छा टाइम है कि इसको जो हमारी अथॉरिटीज हैं वो इसको देखें और इसको हुँ। रेगुलेट किया जाए इसको। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ अगर जब पाकिस्तान विज़िट करते हैं तो हम मेडिकल स्टोर पर जब भी जाएँ, कोई भी चीज़ आप उठा सकते हैं। आई मीन कि देयर इज़ नो क्वेश्चन कि आपको ये ड्रग क्यों चाहिए, और मीन्स कि इसी तरह आज जो कल एक खबर आई कि यहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ जो है वो कोविड पेशेंट पर टेस्ट किए गए, और एक मेडिसिन को जो है वो कहा गया कि ये एक बड़ी अच्छी हाँ मेडिसिन, बिल्कुल, डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन, और उस पर भी अब जब जब ये खबर फैली तो ज़ाहिर है हमारे यहाँ भी ये दवा अवेलेबल है।
लेकिन एक स्टीरॉयड है जो कि आपके हार्ट पर बहुत ज़्यादा असर कर सकती है, और अगर आप इसको मिसयूज़ करें तो ये आपकी जान भी ले सकती है। तो क्या आ, इस पर कोई कोई अप्रोच यूज़ होगी कि इसको जो है वो कम से कम, हो सकता है कि माइल्ड पेशेंट्स हैं वो भी इसको यूज़ करना शुरू कर दें, जो कि अगेंस्ट द गाइडेंस है, वो अगेंस्ट द रूल है, आई वुड से सर। जी बिल्कुल। देखें, डेक्सामेथासोन का मैं थोड़ा-सा ब्रीफ सा आपको बता दूँ हुँ, कि डेक्सामेथासोन एक बहुत ही ये ना सिर्फ स्टेरॉइड है, ये हाई पोटेंसी स्टेरॉइड है। हुँ, ये ठीक-ठाक ठीक-ठाक स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड है ये। जी, और ये अभी से नहीं डिस्कवर हुआ, इसका जो यूज़ है वो इसमें डिस्कवर हुआ। ये तो बड़ी हाँ, पुरानी ड्रग है और वही मैं कह रहा काफ़ी हूँ। चीप काफ़ी चीप और लाइफ सेविंग ड्रग है। इसको सर्जरीज़ में दिया जाता है, इसको एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस में देते हैं, इसको एंजियोएडिमा में देते हैं, इसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में देते हैं, इसको क्रू में देते हैं, इसको एएलटीबी में देते हैं, इसको मल्टीपल हेप में देते रहे हैं इसको। तो हर जगह पे इसका लाइफ सेविंग ड्रग ये डॉक्यूमेंटेड है। हुँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी होगा ये कि एक पैनिक क्रिएट होगा। तो वो जो आपको बताया हुआ है कि घबराना नहीं है, वो जब लोग घबराएंगे तो वो फिर माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी इसको उठा लेंगे, या हुँ, जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है वो इसको 15 रुपए का इंजेक्शन या 40 रुपए का जो इंजेक्शन है इसको 400 में या 1000 में बेचेंगे। तो वो फिर काफी परेशानी होगी उन लोगों के लिए जो कि सीवियर या क्रिटिकल केसेस हैं, जो उनको रिक्वायर्ड है। हुँ। उनको टाइमली नहीं मिलेगी, महंगी मिलेगी। बिला वजह का एक पैनिक इस क्रिएट पर जिन होगा। लोगों को क्या है कि, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि मेडिकल स्टोर पर लोग जाकर ले सकते हैं, क्या ये दवा भी जो है वो मेडिकल स्टोर से बगैर पूछे या बगैर प्रिस्क्रिप्शन दिखाए आप ले सकते हैं? देखें, इसमें इसमें ना अनफॉर्चुनेटली मुख्तलिफ तरह के, जिस तरह कहा कि वेस्टेड इंटरेस्ट है, सिर्फ लोग नहीं उठाएंगे। हुँ, इसमें जो मेडिकल स्टोर वाले हैं हुँ, वो इसको स्टॉक को रोक देंगे थोड़ी देर के लिए कि जरा इसका रेट बढ़ा दें, हुँ, इसकी कीमत डबल कर दें। हुँ, जो सप्लायर्स हैं वो कर देंगे। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, इनफैक्ट वो भी प्रोडक्शन के ऊपर अपनी ब्रेक लगा देंगी, अपनी सप्लाई लाइन जो है उसको थोड़ा सा रोक देंगी, रेट ज्यादा डिमांड करेंगी कि इसका, क्योंकि ऑक्सफोर्ड से आ गया नाम, अब तो इसका रेट बढ़ना ही चाहिए। अब तो वो तो एक मस्त अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में चीज है कि वो उस तरह से रेगुलेटेड नहीं है ये। हुँ, सही। तो नहीं, आगे जो एक तो चीज़ है कि किस तरह इस पूरे कोविड के साथ जब जब तक वैक्सीन नहीं आती, तो क्या आप समझते हैं कि फ्यूचर इसका क्या है, और किस तरह हम इसके साथ जो है वो, जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि इसके साथ ही हमें जीना है और रहना है, तो आप क्या कहते हैं इसके बारे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इस पे डिस्कशंस भी बहुत सारी हो रही हैं। में? हुँ, इसमें देखिए, इसमें दो तीन ऑप्शंस हैं। पहले तो हमने बात की हर्ड इम्यूनिटी की। जी, जी। मैं हर्ड इम्यूनिटी का बिल्कुल भी एडवोकेट या वो नहीं हूँ। हुँ, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिन लोगों को ये इन्फेक्शन एक दफा हो जाती है उनको दोबारा नहीं होती। सही। अभी इस पे स्टडीज हो रही हैं हुँ, कि जिनके इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल्स, एंटीबॉडीज जिनमें डेवलप हो चुकी हैं, उन हेल्थ केयर वर्कर्स को हम फ्रंट लाइन पे ले आए। हुँ, ठीक है, क्योंकि वो सॉर्ट ऑफ कोरोना सर्वाइवर्स या कोरोना वॉरियर्स, जो भी उनको एक अच्छा सा नाम हुँ, उनको उनकी सूडो प्राइड के लिए उनके दे दें उनको, हुँ, उनको फ्रंट लाइन पे ले आए और उनको यूज करें। हुँ, सेकंड ये है कि वैक्सीनेशन जब आएगी तो फिर वैक्सीनेट हो के लोग कर लेंगे। हुँ, लेकिन उससे पहले तक लोगों में एक फियर, एक पैनिक, एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन रहेगी। हुँ, लोग पीपीई का यूज करेंगे, इसी तरह की ड्रग्स के ऊपर डिफरेंट डिस्कशंस, डिबेट्स, रिसर्च, इन्वेस्टिगेशंस होंगी। हुँ, तो दो तीन सॉल्यूशंस हैं कि एक तो ये कि जिनकी एंटीबॉडीज हैं उनको फ्रंट लाइन पे ले आया जाए, हुँ, वैक्सीन आ जाए तो वैक्सीन के साथ फिर लोगों में हो जाए, हुँ, और पीपीई और प्लस हैंड वॉशिंग और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहा जाए। और बाकी इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि 2022, मिड 2022 जो है, जून 2022 तक ये चीज चलेगी। इसकी एक पीक और आएगी हिस्ट्री को जहन में रखते हुए। हुँ, और मिड जून 2022 कहा जा सही। रहा है। ये तो आपने और डरा दिया हमें, और कुछ लोग तो यहाँ नहीं नहीं तक नहीं, घबराना घबराना बिल्कुल नहीं है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 15 साल तक लग जाएँगे। आई मीन कि आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो
कुछ लोग वैसे यहाँ पर ये भी डिबेटेबल है ये चीज़ के जिनको कोरोना हो चुका है वो दोबारा उनको नहीं होगा। आई थिंक लोग जो है वो यहाँ पर भी अभी जो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन इधर अवेलेबल नहीं है सच। यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि ऐसा ज़रूर है कि एंटीबॉडीज़ आ जाएँगी लेकिन दे अगेन कैच इट तो वो अभी उनको दोबारा जो है वो सिम्पटम्स जो है वो बुरे हो सकते बिल्कुल ऐसा है, जो वायरल इन्फेक्शंस है उनका यूजुअली बिहेवियर इस तरह का होता है कि वो नहीं होती यूजुअली, हैं। हुँ, लेकिन अगर वो म्यूटेट कर जाएं हाँ। तो फिर हो सकती है। अच्छा तो अगर म्यूटेशन अगर तो ये ऐसा वायरस है कि जो जिसमें म्यूटेशंस रैपिडली हो रही हैं, क्योंकि अभी डाटा हमारे पास आ रहा है, ये एक नई चीज है। हुँ, तो अगर तो ये ऐसा वायरस है कि जिसमें रैपिडली म्यूटेशंस हो रही हैं, फिर तो ये एंटीबॉडीज वाली जो थ्योरी है, जी ये हो भी सकता हाइपोथेसिस जो है ये प्रूव नहीं हो सकेगा। आई मीन कि अभी तक तो जो फ्लू का वैक्सीनेशन है वो भी वो कोई जो है परफेक्ट वैक्सीनेशन नहीं है वो भी एवरी ईयर आपको थोड़ा सा डोज उसकी बढ़ाकर आपको दे देते हैं कुछ लोगों पर वो काम कर जाती है कुछ पर नहीं काम करती तो इसी तरह ही आई थिंक एग्जैक्टली ये जो फ्लू शॉट की बात हो रही है या फ्लू वैक्सीन की बात हो रही है, इसमें भी ये इतनी सक्सेसफुल इस वजह से नहीं है, या लोगों का उस पे कुछ उतनी रिलायबिलिटी उस तरह से नहीं है, क्योंकि हर साल जो वायरस है वो म्यूटेट होकर नए नाम से नए तरीके के साथ अटैक कर देता है। हम्म, तो हफ्ता 10 दिन उसके इम्यूनिटी बनाने में लग जाते हैं लोगों को। सही तो यही चीजें हैं आगे इन द एंड जो है वो थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर भी बात कर लेते हैं वो आखिरी बिल्कुल, क्वेश्चन वो तो उसके बगैर तो हमारा गुजारा डिस्कशन इनकम्प्लीट है, I mean, डिस्कशन भी इनकम्प्लीट है उसके बगैर। there are so many debates going on और conspiracy theories हैं कि it is a man made और चाइना ने ये बनाया और फिर चाइना की तरफ से आता है ये अमेरिकन सोल्जर्स लेकर आते तो कहाँ पर आपका या पाकिस्तान में क्या उस पे conspiracy theories चल रही हैं किस पर जो है वो बिलीव हो रहा है किस पर नहीं हो रहा है या क्या आप क्या समझते हैं इसके बारे देखिए, ये तो जो है ना, ये तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि ये मैन मेड है या नहीं है। में और पाकिस्तान में कितनी थ्योरीज है? पाकिस्तान में मेरा ख्याल है 22 करोड़ लोग हैं, तो कितनी थ्योरीज होंगी। लेकिन देखिए, इसमें मिस्टर ट्रम्प जो है वो ये कह रहे हैं कि ये चाइना ने किया है। हाँ WHO ये कह रही है कि इस वक्त पेंडेमिक चल रही है, इसको पोलिटिसाइज ना ना किया जाए, ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस किया जाए, क्योंकि फिर उसकी वजह से फिर ये चीजें इससे हट जाएंगी। और अगर हम हिस्ट्री को देखें, जिसका आपने भी जिक्र किया, तो ये इस तरह की पेंडेमिक्स, इन्फेक्शियस डिजीजेस ये चलती रही हैं हिस्टोरिकली, ताउन के नाम से टाउन चलती में रही होंगी। फ्लू नमूनिया नमूनिया चलता रहा है, डबल नमूनिया मलेरिया चलता रहा है। मलेरिया मलेरिया तो ऑल टुगेदर, मलेरिया खैर एक अलग चीज है, वो तो मच्छर की वजह से है, और उसमें प्लाज्मोडियम और वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। लेकिन पैंडेमिक की डेफिनेशन में डेफिनेटली आपकी बात ठीक है कि वो चीज आती है। और वायरसेस की बात की जाए तो फिर बर्ड फ्लू आ जाता है, H1N1 आ जाता है, डेंगू स्वाइन फ्लू आ जाता है, डेंगी आ जाता है, डेंगी वायरस आ जाता है। तो ये चीजें तो रियलिटी हैं कि नेचर में इस तरह के बैलेंसिंग एक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक नेचर का प्रोसेस भी हो सकता है कि टाइम वायरस का था, वो आ गया 100 ईयर्स के बाद, क्योंकि इससे पहले स्पेनिश फ्लू आया था, एग्जैक्टली 100 ईयर्स के बाद ये चीज आ गई। तो इसका पैटर्न उससे काफी डिफरेंट चल रहा है, लेकिन हम उससे को रिलेट कर रहे हैं कि इसकी सेकंड स्पाइक भी आएगी और टाइम लगेगा इसको क्लियर होने में। सही चले तो इस तरह से ये थ्योरीज तो हैं, और इसमें प्लस अगर बिल गेट्स का नाम ना लिया जाए तो वो फिर थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी। बिल गेट्स का इसमें, वो एक फिलेंथ्रोपिस्ट है, उनका हेल्थ केयर पे ठीक ठाक काम है। उनकी एक विजन थी 2015 के अंदर, जिसको लोगों ने गलत रंग देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो उनकी एक गहरी नजर इन चीजों के ऊपर है कि इस तरह के पैंडेमिक्स आते हैं। तो उनको फिर कहा गया कि उनकी तरफ से बायो टेररिज्म हुआ है, और ये वो बहुत गलत बातें। अगर हम बायो टेररिज्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को लेके चलें, तो इसमें फिर लगता इस तरह से है कि चाइना के ऊपर बायो टेररिज्म हुई, अटैक हुआ। अगर टाइमलाइन भी साथ देखें, तो चाइना ने उसका काउंटर लॉन्च किया, और सारे अमेरिका और यूरोप के मेट्रोपॉलिटन सिटीज के थ्रू ये फैलना शुरू हुआ, और स्प्रेड कर रहा है और करता जा रहा है। लेकिन ये चीजें एक साइड के ऊपर, हमें हिस्ट्री से सीखना चाहिए और ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट पे फोकस करना चाहिए।
चलें, आई थिंक इन द एंड आप कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहते हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए, तो प्लेटफॉर्म इज योर्स कि क्या करना चाहिए जस्ट इन केस इफ दे कैच दिस हाँ, डिजीज। देखें जी, मैसेज तो यही है कि इस वायरस की अच्छी बातों में से ये है कि इसका जो रिकवरी रेट है वो 97-98% से ऊपर है। बच्चों के अंदर इसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो लेस देन 1% पॉइंट्स में है। पर पॉइंट्स में है। और पॉइंट्स में एग्जैक्टली और एल्डरली पॉपुलेशन हमारी इसमें है, उनमें कोमोबिडिटीज भी होती हैं, हम्म, बाकी डिजीज भी होती हैं, हम्म, तो उनका हमें ख्याल रखना चाहिए। हम्म, एल्डरली पेशेंट्स का हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। और जो है उनमें इन्फेक्शन तो हो रही है लेकिन रिकवरी रेट इसका अच्छा है, सही। चलें ये जी, होपफुल बात है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा क्योंकि आप जो हैं वो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, और बाकी आपकी फैमिलीज़ के लिए भी कि बहुत ज़्यादा वो जो है इन चीज़ों को देख रही हैं, और एवरी सिंगल डे जो है वो ज़ाहिर है जब आप घर आते हैं ना कोई चीज़ साथ मीन्स के वायरस वगैरह या आप डेली बेसिस पे ट्रीट ट्रीट कर रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। उनके लिए भी है कि वो इस सारी चीज़ों को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, और आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और हम आपसे फिर एक नशिस्त रखेंगे तकरीबन कुछ अरसे के बाद, और फिर आपसे दोबारा जो है वो अपडेट लेंगे पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन कैसी है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने का, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। सेम हियर, और गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।